जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कमी से जहां हमारे खाने का स्वाद बिगड़ता है और इसकी एक चुटकी खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, उसी प्रकार शरीर में इसकी कमी से लो ब्लड प्रेशर और अधिकता से हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक लवण, जो कि कक्षा 10, 11, 12 और तीनों कक्षाओं में ये अलग अलग पाठों में अलग अलग प्रारूपों में है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवण और उसके प्रकारों की, साथ ही उसके गुणों की भी व्याख्या की जाएगी। तो बिना देर किए हुए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जो कि है साल्ट यानी लवण। तो जैसे ही हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, टॉपिक जैसे ही बढ़ता है कि लवण क्या है, साल्ट क्या है। और जैसे ही ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक खारेपन, एक नमकीन की बात आती है, यानी नमक की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं कि ये जो नमक है यानी ये जो साल्ट है वो बनता कैसे है। तो जी हाँ, आपके दिमाग में जो बात आ रही है कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण यानी अम्ल और क्षार की जब आपस में अपक्रिया कराई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ ही लवण होते हैं और जल वाष्प के रूप में मिल जाता है। यानी those compounds which are formed by the neutralization of acid and base which is called salt, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके में अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है जो अम्ल और क्षार के गुणों को पूर्णतया त्याग देते हैं, ऐसे पदार्थों को लवण कहा जाता है। अब लवण मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। अगर उसको डिजॉल्व किया जाए किसी ध्रुवीय विलायक जैसे जल में, तो वो अपने आयनों में टूटता है और उसमें दो तरीके के आयन होते हैं। एक जो अम्लीय भाग से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक, और जो क्षारीय भाग से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो साल्ट NaCl और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो Cl यानी क्लोराइड आयन है वो लिया जा रहा है, यानी वो आ रहा है कम्स फ्रॉम एसिड, वो एसिड से आ रहा है। बट इन केस ऑफ सोडियम आयन, सोडियम कैटायन, सोडियम धनात्मक आयन कम्स फ्रॉम बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से जो साल्ट फॉर्म होता है यानी साल्ट बनता है उसमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है एसिड की। तो सबसे पहले बात, जो भी साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो साल्ट सदैव न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के फॉर्म होगा एसिड और बेस के। अगर वो आपस में बन भी रहे हैं मान लिया, तो वो एक तरीके से किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर उनका फॉर्मेशन भी होता है, अदर केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली ये फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, लेकिन बहुत सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी ये फॉर्म होते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब उनमें एसिड और बेसिक रेडिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाएगा और मिलने का प्रयास करेगा, वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा स्टेबिलिटी के फॉर्मेशन का, वहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। तो उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और डिटेल में ना जाके सीधी बात समझते हैं कि जो भी साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद लवणों में यानी साल्ट्स में एक पार्ट एसिडिक मूलक यानी एसिडिक रेडिकल्स का होता है और दूसरा भाग बेसिक रेडिकल्स का पाया जाता है। लवण जो होते हैं ज्यादातर यानी साल्ट ज्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ साल्ट बेसिकली सल्फेट साल्ट, जो सल्फेट साल्ट होते हैं वो जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे लेड सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। इसी तरह सम कार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है पानी में आप डालते हैं नहीं घुलता, तो कुछ कार्बोनेट्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं और ज्यादातर जो साल्ट्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद इनका जो भी सोल्यूशन होता है, अगर वाटर में हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी साल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो लिटमस टेस्ट नहीं रिप्रेजेंट करता है, यानी ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। ये लिटमस टेस्ट सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें धनावेश यानी पॉजिटिव आयन और ऋणायन की जो मात्रा होती है या संख्या होती है समान होती है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें यह बताया जाता है कि जब किसी साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है यानी क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें धन आयन और ऋण आयन अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एकांतर क्रम में धन आयन और ऋण आयन उसके क्रिस्टलीय जालक संरचना में पाए जाते हैं।
और ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इस तरीके से इनके क्रिस्टलीय जालक संरचना में एक तो दूसरे से बंधे रहते हैं कि वो चल नहीं सकते, वो मूवेबल नहीं होते, अपने स्थान को छोड़कर जा नहीं सकते, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये सॉलिड स्टेट में, यानी जहां पर नमी नहीं है, शुष्क है, वो ड्राई फॉर्म में ये वैद्युत के यानी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हैं, यानी कुचालक हैं, विद्युत का चालन नहीं करते। जबकि अगर आप बात करें इनके एक्वस मीडियम में, तो ये इनके आयन मुक्त हो जाते हैं और आयनों द्वारा ये विद्युत का चालन कर पाने में सक्षम है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर NaCl जब सॉलिड स्टेट में है तो वो आपस में बांड का फॉर्मेशन करा है, एक तरीके से वैद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम उनको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करते हैं, वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे आयन फॉर्म में, तो ये ईजिली सॉल्युबल इसीलिए हो जाते हैं। दूसरी बात है कि आसानी से विद्युत का चालन यानी इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस को ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं नीचे एक क्रिस्टलीय जालक संरचना यानी क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें पॉजिटिव आयन सोडियम रेड है और नेगेटिव आयन क्लोराइड ग्रीन फॉर्म में दिखाया गया, और अल्टरनेशन में यानी एकांतर क्रम में यह संरचना उपस्थित है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने स्क्रीन को लार्ज इनवे में कर दिया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Na+ और Cl- अल्टरनेशन स्ट्रक्चर में, अल्टरनेट स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ साल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि लवणों के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण की प्रक्रिया देखें या विलयन में उपस्थित उनके मुक्त आयनों के आधार पर देखें, तो विलयनों को 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? सरल यानी सिंपल साल्ट, द्विक लवण यानी डबल साल्ट, संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट, और मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड साल्ट। तो एक एक साल्ट के बारे में धीरे धीरे डिस्क्रिप्शंस लेते चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल साल्ट की, यानी साधारण लवण यानी सिंपल साल्ट क्या है। तो वे लवण जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, और ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोलने पर अपने आयनों में घुल जाते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ऐसे लवणों को सरल साल्ट यानी सिंपल साल्ट कहा जाता है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे जो लवण हैं ये सिंपल साल्ट हैं। एकदम बेसिक प्रोसेस है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए तो इन साल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर बात करें डिसोल्युबल यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो कितनी मात्रा में ये डिसॉल्व होते हैं, तो उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। स्ट्रॉन्ग वैद्युत अपघट्य पदार्थ यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सदैव 1 होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा हम किसी भी विलायक में इनकी घोलते हैं वो पूरी की पूरी डिसोसिएट यानी घुल जाती है। तो इसलिए घुलित मात्रा और अघुलित मात्रा कैसे निकला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू घोले गए विलेय की मात्रा बटे कुल घुलित विलेय की मात्रा, यानी जितना घोला गया है बटे कितने में कितना घुला। तो अगर जब भी पूरा का पूरा घुल जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सदैव 1 से कम होती है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण मात्रा में वियोजित नहीं होते। तो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग टॉपिक है, तो वहां हम उतनी दूर ना जाके हम एक बात, क्योंकि ये शब्द प्रयुक्त हुए इसलिए हमने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इनकी वियोजन के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 प्रकार से हैं। उपस्थित आयनों के आधार पर साधारण यानी नॉर्मल साल्ट, अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट, और क्षारीय लवण यानी बेसिक साल्ट। यहां से मेन यही 3 हैं, इनकी बात चर्चा करते हैं, वो 2 कभी अलग टॉपिक में ले लिए जाएंगे। तो साधारण लवण, सबसे पहले सिंपल साल्ट यानी नॉर्मल लवण क्या होता है, साधारण लवण क्या होता है? वे लवण जो ध्रुवीय विलायकों में घोले जाने पर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों में वियोजित हो जाते हैं और केवल गलित अवस्था में ही विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ऐसे लवणों को साधारण लवण यानी नॉर्मल साल्ट कहा जाता है। जैसे हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाला टेबल साल्ट, जिसे आप रॉक साल्ट भी कहते हैं, या खाने का नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl है। इसका रासायनिक नाम सोडियम फर्स्ट क्लोराइड है, IUPAC में इसी तरह लिखा जाता है। धन आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो रोमन में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो इसलिए ये इस तरीके से लिखा है, सोडियम फर्स्ट क्लोराइड। अब जैसे कोई दूसरा साल्ट ले रहे हैं, जैसे हम पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट को आप पानी में यानी एक्वस मीडियम में घोल रहे हैं, तो वो पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आई कि जो हमारा टेबल साल्ट है यानी Na+ अगर उसको भी हम डिजॉल्व करें तो Na+ और Cl- में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे अब मैंने IUPAC की बात की तो यहाँ लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर अगर IUPAC फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेशियम फर्स्ट नाइट्रेट, या कापर CuSO4 है तो अगर उसको लिखना हुआ होगा IUPAC में तो लिखेंगे कापर सेकेंड सल्फेट। क्यों? क्योंकि कापर पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। जैसे PbSO4 है तो हम लिखेंगे लेड सेकेंड सल्फेट। इस तरीके से IUPAC में जो नॉर्मल साल्ट्स होते हैं, सिंपल साल्ट होते हैं, उनकी IUPAC इस तरीके से लिखी जाती है। चलिए आगे दूसरे प्रकार के साधारण लवण की बात करते हैं। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है सिंपल साल्ट में, सरल लवण का, दूसरा है अम्लीय लवण। वे सरल लवण जिनकी संरचना में कम से कम एक प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु यानी प्रोटॉन पाया जाता है, ऐसे लवणों को जल में घोलने पर वे प्रोटॉन मुक्त करते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा, NaH2PO2। अब इसे जैसे मान लिया हम यहाँ ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप डिसॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि H+ प्रोटॉन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, प्रोटॉन यहाँ पर मुक्त हो रहा है। तो इस तरीके के लवण जो जल में घोलने पर प्रोटॉन मुक्त करते हैं और उनकी संरचना में एक प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, ऐसे लवणों को अम्लीय लवण कहते हैं। इसी तरह क्षारीय लवणों की बात करें तो वे सरल लवण जिनकी संरचना में कम से कम एक हाइड्रोक्सी आयन OH- उपस्थित रहता है तथा इनका जलीय माध्यम में ये OH- आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कई उदाहरण हैं, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड का। जब जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड को जलीय माध्यम में घोला जाता है तो Zn2+ आयन यानी जिंक कैटायन, हाइड्रोक्सी एनायन और क्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हाइड्रोक्सी आयन मुक्त हो रहा है, इसलिए ये क्षारीय यानी बेसिक साल्ट्स हैं, और जो प्रोटॉन मुक्त करते हैं वो एसिडिक साल्ट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आप टॉपिक पढ़ते जाते हैं उसका जब कंप्लीट हो जाया करे तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, जिससे आप आराम से नोट्स बना सकें। बात करते हैं द्विक लवण की, डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय लवण जिनका निर्माण 2 सरल लवणों के निश्चित अनुपात के परिणाम स्वरूप होता है और उनका क्रिस्टलीकरण करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, द्विक लवण कहलाते हैं। डबल साल्ट में सबसे बढ़िया उदाहरण, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है, इंटरमीडिएट में ये साल्ट प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किया जाता है, मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी तरह दूसरा आप वेल नोन है, आपके आसपास इस्तेमाल किया जाता है, पोटास फिटकरी यानी पोटास एलम K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे मोहर लवण यहाँ यानी फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको अगर हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये अपने जो अवयव यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी आयंस हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे Fe2+, 2NH4+, +2SO4 2- और 6H2O, यानी जिन जिन आयनों से इसका निर्माण हुआ है उन आयनों में ये वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि ये केवल ठोस अवस्था में ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है, जलीय अवस्था में ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और अपने अस्तित्व को खो देता है। तो चलिए हम बात करते हैं डबल लवण यानी डबल साल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इनका जब भी निर्माण होगा 2 सरल लवणों के आपस में जलीय अवस्था में मिलाने पर, और वो भी निश्चित अनुपात में, जब 2 सरल लवणों को निश्चित अनुपात में जलीय माध्यम में मिलाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जिन लवणों का निर्माण होता है वो द्विक लवण होते हैं। इनका निर्माण हमेशा 2 सरल लवणों के जलीय अवस्था में आपस में मिलाने के परिणाम स्वरूप होता है। इसी तरह ये केवल ठोस अवस्था में यानी क्रिस्टलीय रूप में ही स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। जब इन्हें जल अवस्था में मिला दिया जाता है, जलीय भाग में मिला दिया जाता है, तो ये अपने अवयव आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं और ये जलीय अवस्था में अपने अवयव आयनों के जो मूलक हैं, धनात्मक या ऋणात्मक मूलक, उनके टेस्ट देते हैं, उनके परीक्षण देते हैं, अपना मूल अस्तित्व खो देते हैं और जो अवयव इसमें उपस्थित हैं मूलक, उनके टेस्ट देना चालू कर देते हैं। यानी इनका अस्तित्व जलीय अवस्था में नहीं होता, केवल ये ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो अगला लवण है संकर लवण, कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट में इसका पूरा का पूरा चैप्टर है उपसहसंयोजी यौगिक में, तो इसका साधारण परिचय हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संकर लवण क्या होते हैं। तो वे जटिल संरचना युक्त आयनों वाले लवण जिनका निर्माण उपसहसंयोजी बंधों के परिणाम स्वरूप होता है तथा क्रिस्टल ठोस अवस्था में और
जलीय ठोस अवस्था में यानी जलीय अवस्था में ये अपने अस्तित्व को खोते नहीं है, या दूसरी तरीके से कहें कि वे जटिल संरचना वाले लवण जिनका निर्माण उपसह संयोजी बंधों के परिणाम स्वरूप होता है और क्रिस्टल ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय अवस्था में भी अपने आयनिक अस्तित्व को खोते नहीं है, ऐसे लवणों को संकर लवण या संकुल लवण कहते हैं। यहां जैसे उदाहरण लिखा हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इनमें उपसह संयोजी बंधों की उपस्थिति होती है, इसलिए इन्हें उपसह संयोजी लवण या यौगिक भी कहते हैं, जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड या टेट्रामीन कापर सेकेंड सल्फेट CuNH3 का होल 4SO4। और जो भी ये संकर लवण होते हैं, कॉम्प्लेक्स लवण होते हैं, इनको बड़े उपसह संयोजी कोष्ठ में, जहां बड़ा कोष्ठ आप देख रहे हैं उसमें लिखा जाता है। अब यहां बात करते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसको हम डिजॉल्व करते हैं एक्वस मीडियम में, पानी में घोलते हैं, तो ये अपने पोटेशियम धन आयन और फेरिसाइनाइड ऋण आयन में टूट जाता है जलीय माध्यम में। ठीक है, तो ये अपने अस्तित्व को नहीं खोला। जो उपसह संयोजी संरचना है, कॉम्प्लेक्स संरचना है फेरिसाइनाइड आयन, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अपने मूल गुण को रख रहा है, वो अपने अस्तित्व को बचाए रख रहा है। अब इनके गुणों की बात करें तो जैसे ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान रखते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। इन लवणों के गुण जो हैं वो अवयव लवणों के गुणों से मेल नहीं खाते। जैसे जिन लवणों से इनका निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टेट्रामीन कापर सल्फेट, तो इसका निर्माण अमोनिया और कापर सल्फेट के मिलाने से होता है। जब अमोनिया और कापर सल्फेट की निश्चित मात्रा को आपस में घोलते हैं तो टेट्रामीन कापर सेकेंड सल्फेट लवण का निर्माण होता है। तो जो इसका गुण होगा वो ना तो अमोनिया से मेल खाता है और ना ही कापर सल्फेट से मेल खाता है। ये कहा जा रहा है कि इन लवणों के जो गुण होते हैं वो अपने अवयव लवणों या मूल लवणों से भिन्न होते हैं। इसमें उपस्थित धन आयन या ऋण आयन के स्वतंत्र गुण धर्म होते हैं जो जल में घोलने पर प्रदर्शित होते हैं। यानी अब जैसे मान लिया ये कापर टेट्रामीन कापर सेकेंड सल्फेट है, तो इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये टेट्रामीन कापर 2+ आयन देगा और सल्फेट 2- आयन देगा। तो इनके अपने अपने पहचान होगी, अपने अपना गुण होगा। और जब भी इन्हें वैद्युत इलेक्ट्रोडों के मध्य रखेंगे तो जटिल आयन स्वतंत्र रूप से विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेगा। यानी कुल मिलाकर बेसिकली यही है कि ये जलीय अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोते संकर लवण, जबकि द्विक लवण जलीय अवस्था में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, अपने मूल संरचना को खोकर जिन अवयव मूलकों से वो बने हैं उनके परीक्षण देना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि संकर लवण ऐसा नहीं करते। संकर लवण अपने अस्तित्वों को नहीं खोते और अपने अवयव मूलकों के टेस्ट यानी अवयव मूलकों के परीक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते। अगला लवण है मिश्रित लवण, डबल साल्ट। उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वे लवण जो एक या एक से अधिक प्रकार के अम्लीय या क्षारीय मूलकों की संरचना रखते हैं या उनसे मिलकर बने होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घोलने पर स्वतंत्र आयनों के रूप में टूट जाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे यहां पर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। आप सूत्र देख रहे हैं CaOCl और छोटे ब्रैकेट में बंद है पूरा, फिर Cl, यानी यहां पर Cl क्लोराइड आयन अलग है और हाइपोक्लोराइड आयन अलग है। दो प्रकार के यहां पर आयन है, एक कैल्शियम 2+ है वो तो धनात्मक आयन हो गया, और Cl- और OCl-, तो एक है क्लोराइड आयन और एक है हाइपोक्लोराइड आयन। अगर इसको संयुक्त रूप से लिखें तो हो जाएगा CaOCl2, ज्यादातर यही लिखा मिल जाएगा, लेकिन सही तरीका जो आपसे पूछा जाए तो यही है CaOCl और Cl। दूसरा है जैसे सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, जिसका नाम आप पढ़े हैं ज्यादातर माइक्रोकास्मिक लवण के रूप में लिया जाता है, NaNH4HPO4। तो मान लिया NaNH4HPO4 को डिजॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम आयन, अमोनियम आयन और HPO4 2- आयंस के रूप में ये डिजॉल्व हो रहा है। यानी अपने मूल जो भी उसके हैं उनमें ये स्वतंत्र रूप से टूट जाता है। और एक से अधिक प्रकार के मूलक हैं। इसमें अम्लीय मूलक की बात की जाए तो यहाँ पर HPO4 2- है, जबकि क्षारीय मूलक की बात की जाए तो यहाँ 2 प्रकार के क्षारीय मूलक, यही तो लिखा है, एक या एक से अधिक प्रकार के, चाहे अम्लीय मूलक हो चाहे क्षारीय। तो यहाँ क्षारीय मूलक 2 हैं, एक है सोडियम Na+ और दूसरा है अमोनियम आयन NH4+। ये 2 प्रकार के क्षारीय मूलक हैं और एक अम्लीय मूलक है। मिश्रित लवणों के अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण तो यही है कि ये ठोस तथा जलीय दोनों अवस्थाओं में अपने उपस्थित मूलकों के गुणधर्मों को रखते हैं, अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर ये
अपने अवयव आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे माइक्रोकॉस्मिक लवण है, आप देख रहे हैं इसको जल में जब घोला गया है तो ये सोडियम प्लस, अमोनियम प्लस और HPO4 माइनस 2 माइनस आयन में ये वियोजित हो गया है। 2 माइनस आयन ऑक्सीजन पर देखिए यहाँ पर 2 माइनस आयन लगे हुए हैं, तो ये अपने वियोजित आयनों में टूट गया है। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण लवण के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके के लवण होते हैं, कितने प्रकार के लवण होते हैं और उन लवणों के क्या क्या गुण होते हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की समस्या है आपकी तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर कमेंट करिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको इस विषय पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।